नमस्कार, अफसरनामा में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ 2013 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा। डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा इस वक्त बालाघाट के कलेक्टर हैं और एक प्रभावी प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि इससे पहले 2012 में वो भारतीय वन सेवा के अधिकारी के रूप में भी चयनित हो चुके हैं। इसके अलावा वो डॉक्टर भी हैं, यानी मेधा से पूर्ण रूप से संपन्न। डॉक्टर मिश्रा, आपका स्वागत है बंसल न्यूज पर। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप जिस तरीके का हमारे शो का मिजाज है, आपकी यात्रा किस तरीके की रही? कलेक्टर बनने के लिए आप किन पड़ावों से होकर इस मंजिल पर पहुंचे? चूंकि आपने 2012 में, इससे पहले भारतीय वन सेवा के अधिकारी के रूप में भी आप चयनित हो चुके हैं। इसके पहले आप वेटरनरी की पढ़ाई भी आपने की है। तो आपकी पूरी यात्रा किस तरीके की रही? आपका परिवेश किस तरीके का रहा? आपके बचपन से आपकी पूरा वृत्तांत हम जानना चाहेंगे। देखिए, हमारी जनरेशन बहुत ही भाग्यशाली जनरेशन मैं मानता हूँ। हमने गांव का परिवेश देखा है। गांव के परिवेश से मेरा तात्पर्य यह है कि खेतों में काम, छप्पर, गाय भैंसे लेके जाना और साथ साथ पढ़ाई करना। और वो स्कूल भी देखा है बचपन में, जब स्कूल की बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, बगीचे में पढ़ा करते थे। और तो वहाँ से प्राथमिक पाठशाला थ्रू आउट शासकीय स्कूल से हुई। पिताजी एक आदर्श शिक्षक थे, तो मन में हमेशा ये रहा कि टीचर बनना है। शुरुआती दौर से जब आगे गुजरे, ग्रेजुएशन की तरफ बढ़े, तो लकीली रुझान हुआ कि डॉक्टर बनना चाहिए और वेटनरी में सिलेक्शन हुआ। वहाँ से मन में आया कि क्यों ना देश की सबसे बड़ी परीक्षा जो है उसमें बैठा जाए और प्रयास किया जाए। तो जीवन हमेशा उत्तरोत्तर इसी तरह से रहा कि हर बार एक नए सपने थे, एक नया पड़ाव था और दूर कहीं मंजिल दिखाई देती थी, तो उस तरफ बढ़ते चले गए। शिक्षा को लेकर, जैसा आपने बताया, आपके फादर भी शिक्षक रहे, तो शिक्षा को लेकर आप हमेशा, आपका नज़रिया कैसा रहा? उसको लेकर आपका क्या दृष्टिकोण रहा और किस तरीके से आप इस दिशा में आगे बढ़ते गए? देखिए, चूँकि मैं हमेशा शासकीय स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, कभी घर में ऐसी परिस्थितियाँ ही नहीं रही कि मैं ट्यूशन, कोचिंग या दूसरी संसाधन अफोर्ड कर सकूँ। तो और पिताजी को जैसे देखा था, तो एक आदर्श शिक्षक थे। समय से विद्यालय जाना और समय से आना और बच्चों में ही खुशियाँ बांटना। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं उनके साथ उनके स्कूल में भी गया हूँ बचपन में। तो हमेशा से एक आदर्श शिक्षक के रूप में वो आइडियल रहे हैं और वही मैं सभी शासकीय शिक्षकों में देखना चाहता हूँ। शासकीय विद्यालयों में मेरा हमेशा से रुझान यही रहा है कि अध्यापक समय से विद्यालय जाएं, बच्चे उपस्थित हैं तो उनको पढ़ाएं। और इसी को मैं मानता हूं कि शिक्षकों का एक लाइफ का मोटो यही होना चाहिए कि हमारे विद्यालय में जो भी बच्चा आ रहा है उसको हम पूरी संलीनता से, पूरी मेहनत के साथ उसको पढ़ाएं। जी बिल्कुल। यूपी के एक गांव से आप निकले। आपने बताया कि आपने हर वो चीज़ देखी है जो गांव का एक बच्चा देखता है। इन सब के बीच आपने एक लक्ष्य कैसे तय किया? हम आपके स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज के समय की बात करें और उसके आगे की आपकी यूपीएससी की तैयारियों की भी बात करें, तो आपने इस लक्ष्य को कैसे तय किया और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप किस तरीके से आगे बढ़े? देखिए, ये होता है कि आप जब कोई सपना बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि जब मैं बचपन में प्राथमिक पाठशाला में था तो दिमाग में ये था कि मुझे एक शिक्षक बनना चाहिए। थोड़ा बड़ा हुआ तो ये हुआ कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। जब मैंने 10th पास किया, 12th में हमारा स्टार्टिंग बोर्ड की परीक्षा थी, तो मन में आया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए और डॉक्टर बनना चाहिए। और मेरा मानना है कि जब हम कोई ध्येय तय करते, लक्ष्य तय करते हैं, तो दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक होता है कि भाई आपको किस रास्ते पे चलना है और आपके संसाधन क्या हैं। तो यही शुरुआत से ही रहा मेरे साथ कि जब मुझे डॉक्टर बनना था तो मैंने बुक्स और जो टीचर्स थे उनसे सहयोग लिया, जो सीनियर्स थे उनसे संवाद किया कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा सिलेक्शन वेटनरी प्रोफेशन में हुआ, एज ए वेटनरी डॉक्टर। वहाँ पर मैंने सीखा कि चूँकि मुझे अब आईएएस की तैयारी करनी है और बहुत ज़्यादा सीनियर्स का सपोर्ट रहा, गार्जियंस का सपोर्ट रहा। अच्छी बुक्स मैंने सेलेक्ट की जो कि मुझे लोगों से चर्चा करके पता चली। नोट्स इकट्ठे किए, क्योंकि तब कोचिंग उस समय हुआ नहीं करता था। खुद से ही चीज़ें पढ़ करके, खुद से ही आपको संकलित करना, एसिमिलेट करना, खुद से ही समझना।
चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो, जनरल स्टडीज़ हो या दूसरे सब्जेक्ट्स हो। तो कुल मिला जुला करके एक डायरेक्शन थी और जो एक अंदर से पॉजिटिविटी थी कि मुझे रास्ता मुझे सही मिला है, मेरे पास जो संसाधन है वो सही है, तो मुझे मंजिल मिलेगी। और यही जो मोटिवेशन, सीनियर्स का आशीर्वाद, मैं बोलूँ दोस्तों का सपोर्ट, फैमिली वालों का सपोर्ट, यही जो है मूल मंत्र रहा है तैयारी का। देश में लाखों बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। वो चाहते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं में जाएं और अपना करियर भी बनाएं और देश की सेवा भी करें। उन लोगों के लिए आप क्या मंत्रा देना चाहेंगे? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पहले आपने एक डॉक्टर के रूप में अपना करियर चुना, इसमें आपने ग्रेजुएशन भी किया और इसके बाद की भी पढ़ाई पूरी की और आप इसमें मेधावी छात्र भी रहे, लेकिन इसके बाद फिर आप प्रशासनिक सेवाओं की ओर बढ़े। तो ये आपका समर्पण जो है वो तय था। आप जानते थे कि आप जिस डायरेक्शन पर चल रहे हैं आप उसमें लक्ष्य हासिल कर लेंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे इस वक्त देश में यूपीएससी की जो तैयारियां कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मंत्र देंगे? देखिए, चूँकि मैं हमेशा से मेरा शुरुआती जब मैं विद्यार्थी था तब से भी मेरा मानना यही रहा है कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं, हार्ड वर्क का कोई पर्याय नहीं। और जब एक बार आपकी लगन शुरू हो जाती है, आप सही रास्ते पे होते हैं, तो निश्चित तौर पर जो एक पॉजिटिविटी है वो आपको आगे लेके जाती है। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से यही है कि कई बार होता है कि हम संसाधनों को देख करके, संसाधन हमारे सीमित हैं, उनको देख करके हम रोना रोते हैं। कई बार होता है कि हमारे पास बुक्स अच्छी नहीं है, कोचिंग अच्छी नहीं है। ये सारे सवालात कहीं ना कहीं विद्यार्थी जीवन में हमारे मन में घूमते रहते हैं। तो मेरा हार्डकोर बिलीफ ये है कि ये सब आपको एक, जैसा मैंने बताया कि आपको एक रास्ता आपको देखना है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। तो आपको रास्ता बताने के लिए आपके सिलेबस हैं, क्वेश्चन बैंक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सिलेबस, क्वेश्चन बैंक ये आपको रास्ता बताएंगे। आपके बुक्स, आपके कोचिंग नोट्स, आपके मटेरियल्स, ये आपके संसाधन हैं और इन्हीं संसाधनों के साथ आपको वो मंजिल तय करनी है। निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि हार्ड वर्क ही है जो आदमी को आगे लेके जाता है। इसके अलावा आपकी अभिरुचियां और क्या रहीं? आप छात्र के तौर पर तो, एक विद्यार्थी के तौर पर तो मेधावी रहे ही, आपकी और ऐसी कौन सी अभिरुचियां रही जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में, खुद को एक्सप्लोर करने में मददगार जो साबित हुई? मुझे लगता है कि मैं एक बहुत भावुक किस्म का इंसान हूँ और शुरू में कविताएं लिखा करता था। और आजकल अगर हम बोलें तो जो जीवन की दिनचर्या बनी हुई है, बच्चों को पढ़ाना, मूवीज़ देखना, ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स पढ़ना, तो चूँकि ये जीवन की दिनचर्या है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी हॉबीज़ हैं। पहले से ही कविता पाठ में रुचि रही है। खेलों में उतना ज़्यादा रुचि शुरू से ही नहीं रही है। टेबल टेनिस ज़रूर खेलता था, कॉलेज लेवल तक ही था वो, लेकिन है कि उसके अलावा बाकी पढ़ाई करना और अभी तो किताबें पढ़ना और टीवी देखना, बच्चों के साथ समय बिताना। आपने बच्चों का जिक्र किया तो मैं आपके परिवार की तरफ आता हूँ। आपकी बेटर हाफ, अगर मैं उनका जिक्र करूँ, वो क्या करती हैं? और जैसा कि हमने जाना है कि आप उनके लिए ही मध्य प्रदेश आए हैं, तो थोड़ा इस पर विस्तार से बताएं। ये बोला जाता है कि मुझे एक नज़्म याद आ रही है कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। तो कुल मिला जुला करके घर की जो भी बिखरी हुई चीज़ें हैं हमारे लाइफ की, बेटर हाफ मीना मिश्रा जो 11 बैच की IAS ऑफिसर है, एकेडमी, फॉरेस्ट एकेडमी में हमारी मुलाकात हुई थी। चूँकि मैं वहाँ जूनियर बैच में, 12 बैच में था। साथ आए तो ये डिसाइड हुआ कि भाई जीवन साथी बनना है, साथ साथ चलना है। बिल्कुल। तब से लेकर अभी मध्य प्रदेश की जर्नी, मेरा कैडर भी बिहार कैडर इनिशियली था। शादी के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है, हमको अपनी सर्विसेज यहाँ देनी है, तो मैंने कैडर चेंज किया। ये भी हमारा म्यूचुअल डिसीजन था। और उसके बाद पारिवारिक परिस्थितियाँ, घर को साथ लेके चलना, बच्चों को नौकरी के साथ साथ बच्चों को भी देखना, ये हम दोनों मिलकर ही करते रहे हैं। तो मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल मेरी वाइफ मीना मिश्रा का है। घर को संजोने में, हमारी बिखरी हुई चीज़ों को सजोने में उनका पूरा रोल है। आपने बताया आप बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब हम आपके पास इस इंटरव्यू के लिए पहुंचे उस वक्त भी आप बच्चों के साथ ही मसरूफ़ थे। डॉक्टर मिश्रा, इस आपाधापी में आपकी प्रशासनिक चुनौतियां बहुत हैं, आपकी प्रशासनिक जिम्मेदारियां बहुत हैं।
इनके बीच आप कितना वक्त निकाल पाते हैं और कैसे साम्य स्थापित करते हैं पारिवारिक जीवन और अपनी सेवा के बीच? देखिए, निश्चित तौर पे हम लोग व्यस्त तो रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि 7 बज जाता है, 8 बज जाता है, 9 बज जाते हैं और जो हमारा वीकेंड का काम है कई बार वो छुट्टी के दिनों में भी लेके आना पड़ता है। लेकिन जब ऑफिस करने के बाद हम घर आते तो निश्चित तौर पर हमारा बच्चों के प्रति जो लगाव है, हम कितना इफ़ेक्टिव टाइम बच्चों को दे पाते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है गार्जियन के सामने आज की डेट में। कई बार ऐसा होता है कि हम घर आ जाते हैं फिर भी बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे दूसरे संसाधनों में व्यस्त रहते हैं, कुछ खेलने में, मोबाइल में या अन्य। तो मैं निश्चित तौर पे इस बात को बहुत पर्सनली लेता हूँ। ऑफिस के बाद का ज़्यादातर टाइम मैं बच्चों के साथ ही स्पेंड करता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ, उनके साथ खेलता भी हूँ और उनके साथ उनके कार्टून्स भी देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ। और यही जो है आदत धीरे धीरे वाइफ की भी है। तो कुल मिला जुला करके निश्चित तौर पे फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस एक ज़रूरी चीज़ है और प्रयास तो यही करना चाहिए कि जितना हम प्रोफेशनल लाइफ में समय दे पा रहे हैं उतना हम बच्चों को भी समय दें। एक बतौर पालक, बतौर अभिभावक, बतौर पेरेंट, आप जिस तरीके का आपने बताया, फॉर्मूला जो आपने दिया, जो मंत्र दिया, वो हर किसी को लागू करना चाहिए, तभी एक सामंजस्य स्थापित हो पाएगा। घर पर आप पिता की भूमिका में हैं और बाहर अगर हम देखें तो आप एक लीडर हैं, आपके नीचे एक बड़ा महकमा काम कर रहा है। आप बतौर लीडर किस तरीके के अप्रोच रखते हैं? अगर हम बालाघाट ज़िले की बात करें तो आप लगभग 5 से 6 महीने हो गए हैं आप यहाँ पर कलेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। आपकी क्या अप्रोच रहती है कि आप किस तरीके से निचले स्तर तक जाकर मॉनिटरिंग कर पाएँ, किस तरीके से जाकर कसावट कर पाएँ? देखिए, एज ए लीडर पहले तो हमको प्रूफ करना रहता है कि हम टीम के साथ हैं। टीम के सुख दुख में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप उनके साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। निश्चित तौर पर ये तब आता है जब आप 1 to 1 सबसे इंटरेक्ट करते हैं, आपके कम्युनिकेशन के चैनल्स ओपन रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, उनके सुख दुख समझते हैं। तो मेरा मानना यह है कि एज ए लीडर आपको इस्टेब्लिश करने के लिए आपके कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखने चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपके कलीग्स जो हैं, नीचे वाले जो हैं, आप उनसे अटैच रहें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, तब वो चीज़ें आप तक आ पाएंगी। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर होके आती हैं। अब आप एक बार इस्टेब्लिश हो गए तो फिर आपको निश्चित तौर पे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के साथ प्रशासन में काम करना पड़ता है। आपको उनकी पीठ भी थपथपानी है, आपको उनको डराना भी है, आपको उनको मारना भी है। तो निश्चित तौर पे ये सारा तब होगा जब आप एज ए लीडर इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि लोगों से खुल के बात करें, कोई अधिकारी कर्मचारी बेहिचक अपनी बात हम तक बता पाए, तब जो है हम आगे जो है उस पर काम करें। 2012 में जब आप भारतीय वन सेवा के लिए आप चयनित हुए, तो क्या आपके मन में ये निश्चय तब भी था कि आपको इसके ऊपर जो आपने 2013 के लिए सोच रखा था, इसे आप हासिल करना है? देखिए, निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि आईएएस में मेरा सिलेक्शन तीसरे अटेम्प्ट में हुआ और जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मैं इंटरव्यू गया। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत ही निराशा हुई और शाम को एक मंदिर था, वहाँ बैठा 2-3 घंटे चिंतन मनन किया। फिर अंदर से ही आया कि भाई हमको मेहनत करनी है और फल की इच्छा नहीं करनी है। तब जो एक पॉजिटिविटी अंदर से आई, उस दिन के बाद से कभी परीक्षा में विफल हुआ तो निराशा नहीं हुई। लेकिन ज़रूर एक समय था जब सोचना पड़ रहा था कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में पोस्ट डॉक में भी सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फॉरेस्ट सर्विस में भी सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू देने नहीं गया। तो कुल मिला जुला कर वहाँ से फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं इतना आशान्वित था कि मुझे निश्चित तौर पे मेरा एक ना एक दिन मुझे आईएएस में ही जाना है। जी 2013 के बाद लगभग ये 8 साल का फासला हो चुका है। इस दौरान आपने कहाँ सेवाएं दी और बतौर प्रशासक और बतौर संवेदनशील इंसान आप कोई ऐसा वाकया बताना चाहेंगे जिसने आपको प्रेरित किया? ऐसी कोई बात हो तो आप हमसे अगर साझा करना चाहें तो। निश्चित तौर पे 2013 मध्य प्रदेश कैडर में जब मैं 2015 में आया तो पहले अंडर ट्रेनिंग मैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में था
उसके बाद मेरा एज SDM शुजालपुर पोस्टिंग हुई, लगभग 1.5 साल वहाँ का टेन्योर रहा। CO जिला पंचायत में पन्ना और दमोह में 2-2 साल का टेन्योर लगभग रहा। उसके बाद आबकारी की पोस्टिंग ग्वालियर में थी, सहायक आबकारी आयुक्त के रूप में, और फिर बालाघाट में आया। लाइफ में जैसे मैं बताऊं कि हमेशा बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो अंदर तक झकझोर देती हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, अभी के दौर में हो, या तैयारी के दिनों का हो। मैं छोटा सा वाक़या दोस्तों का इसलिए जिक्र करता हूं कि मेरी लाइफ में बहुत सारा श्रेय जो दोस्तों को ही जाता है। एक बार वाक़या ऐसा हुआ कि पहला अटेम्प्ट मैं दे रहा था और लखनऊ में तैयारी कर रहा था, रिसर्च का काम छोड़ करके किसी तरह से भाग कर मेंस लिखना था, और मेरे पास संसाधन नहीं थे, किताबें नहीं थी कुछ। तो महाराष्ट्र के कुछ दोस्त थे अच्छे, फ़ोन किया, चर्चा हुई, मैंने कहा यार किताबें तो ये हैं, वेटनरी की सब्जेक्ट का पेपर है, पर है नहीं, पर देखते हैं कुछ लिखेंगे। ये 3-4 एरियाज़ हैं, मेरे ग्रे एरियाज़ हैं जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। और वो दोस्त जो है जनरल डिब्बे से उसी दिन जो है उसके अगले दिन 1-1.5 घंटे में उन्होंने ट्रेन पकड़ी और 250 किलोमीटर का सफ़र बरेली से लखनऊ तय करके जब लखनऊ आए तो उनको ये पता नहीं था कि मैं रह कहाँ रहा हूँ। तो लखनऊ स्टेशन से उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं आ गया किताबें लेके। तो वो जो दोस्तों का लगाव था वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव की तरह काम करता था और मुझे आगे लेके आया। यहाँ आने के बाद मध्य प्रदेश में बहुत सारे वाक़ये ऐसे हुए कि आप फील्ड पे गए हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं। जैसे मैं बताऊं, जब मैं पन्ना में था तो बहुत ज़्यादा फील्ड पे जाता था। हुआ ऐसा कि एक बार बारिश की रात थी, एक गांव में बाइक से गए और बहुत बुजुर्ग माता जी थी, घर पे कोई नहीं था और छप्पर, बरसाती का छप्पर लगा के रह रही थी, और समहाउ आवास उनको ऐसी सूची में नाम नहीं था, लेकिन जन भागीदारी से सहयोग करके पंचायत से करके उसको एक कमरे का मैंने वहाँ मकान बनाया। तो ऐसे कुछ वाक़ये हैं जो लाइफ भर आपको याद रहते हैं। बिल्कुल। बालाघाट में सर एक ऐसा ज़िला है जो आदिवासी संस्कृति को सहेजे हुए है। अगर हम यहाँ के रिमोट एरियाज़ की बात करें तो अब भी कई जगह स्थितियाँ बदहाल हैं। हालांकि अब बीते एक दशक में काफ़ी कुछ सुधरी भी हैं। आप लगातार फील्ड में काम करते हैं, हमने देखा है कि आप आदिवासी अंचलों के गाँवों में जाते हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं। आपने क्या पाया, कितना कुछ हो चुका है, कितना कुछ किया जाना चाहिए, और इसको लेकर आपका क्या विज़न है? बालाघाट जो है, जैसे मैं बताया कि यहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है बहुत रिच है, लोगों में बहुत ही पॉजिटिविटी है। यहाँ के जो चैलेंजेस हैं वो नक्सल तो एक समस्या है ही, बहुत सारे इंटीरियर इलाके जो हैं बैगा बिरसा, अपना बैहर बिरसा परसवाड़ा ट्राइबल बेल्ट्स, खास करके बैगा जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, वहाँ निश्चित तौर पर बहुत सारी शासकीय योजनाएं अभी पहुँचना स्टार्ट हुई हैं। और एक तो चैलेंजेस हैं नक्सल को लेकर के, तो मैं ये मानता हूँ कि पहला इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा जोर रहेगा। शासन लगातार हमें सपोर्ट कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उन इलाकों में रोड्स बनेंगी, बिजली और पानी जाएगा, तो निश्चित तौर पर लोग जो है प्रशासन से अटैच होंगे। साथ ही साथ दूसरा हमारा फोकस हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर रहेगा। अभी भी बहुत सारे पॉकेट्स में आयुष्मान कार्ड्स, आधार कार्ड्स, जो बेसिक मूलभूत जाति प्रमाण पत्र, ये सारी सुविधाएं जो जिन पॉकेट्स में नहीं पहुंच पाई हैं, जो हमारे, हम बोल सकते हैं कि नक्सल प्रभावित कुछ गांव हैं, ऐसे पॉकेट्स हैं। हमारा प्रयास शासन प्रशासन का यही है कि हम लगातार उन पॉकेट्स में दौरा करके, हमने एक अभियान भी चलाया हमर सम्मान करके, जिसमें हम हितग्राही ओरिएंटेड जितनी भी स्कीम्स है उनको फोकस करते हैं, विलेज स्तर पे जाते हैं, आवेदन लेते हैं, उसके बाद उसी विलेज में दोबारा कैंप करके हम उन हितग्राहियों को जो है योजना का लाभ देते हैं। और तीसरे स्टेप पे हम उन गाँव में हेल्थ कैंप भी कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके कम्युनिटी ओरिएंटेड जो काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हैं, या जो हितग्राही मूलक काम है, इन पे हम फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। जी, और लोगों का इसमें लोगों की कितनी भागीदारी होती है और लोगों का क्या रिस्पांस मिलता है?
क्योंकि अमला तो छोटा है, जन भागीदारी जब होगी तब ज़्यादा से ज़्यादा अगर समुदायों से लोग अगर जुड़ेंगे या सोसाइटी से जब लोग जुड़ेंगे तब बेहतर रिजल्ट आते हैं। तो लोगों का किस तरीके का सपोर्ट आपको मिलता है? निश्चित तौर पे हमने कोविड काल देखा है। कोविड काल में शासन प्रशासन के साथ साथ जन भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। यहाँ बालाघाट ज़िले में बात किया जाए तो लोगों ने बढ़ चढ़ करके शासन प्रशासन का हर स्थिति में सपोर्ट किया है, चाहे सैनिटाइजर मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो या लोगों को खाना खिलाना हो। बढ़ चढ़कर समाज सेवियों ने सहयोग दिया है। अभी भी बहुत सारे एनजीओज़ हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बालाघाट में जो प्रशासन को हमेशा जब भी बुलाया गया उनने सपोर्ट किया है, चाहे कंबल वितरण हो, हेल्थ कैंप हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो। लगातार निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि शासन प्रशासन के साथ साथ अगर लोगों का भी रुझान रहा, और बालाघाट जैसे मैंने कहा कि बहुत कल्चरली रिच है, लोग जो है बहुत ही पॉजिटिव हैं, समाज जो है बहुत ही पॉजिटिव है, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ हम रिज़ल्ट अच्छा देख पाएंगे। जी बिल्कुल। नक्सल समस्या की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा ज़ख्म है जो रह रह कर उभरता है। काफ़ी लंबे समय तक नक्सल गतिविधियां नहीं हुई, उसके बाद एकाएक बीते 2-3 वर्षों में कुछ गतिविधियां देखने में आई। तो क्या ये आड़े आती हैं प्रशासनिक इच्छा शक्ति के, या जहां पर काम किए जा रहे हैं वहां पर किसी तरह की समस्या महसूस होती है? नहीं, मेरा मानना है कि जो आपके साथ जुड़े हैं वो थोड़ा डिस्करेज हो सकते हैं। मे बी आपका ठेकेदार हो सकता है या उससे, लेकिन हम लोग तो लगातार ऐसे गाँवों में जा रहे हैं, शासन प्रशासन या हमारी टीम जिनको हम सो कॉल बोलते हैं कि बहुत यहाँ इंसिडेंसेस हो चुके हैं और बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि हम उन गाँव में जाएँ, लोगों के साथ बैठें, चाहे लोकल जनप्रतिनिधि, सरपंच, सचिव या लोकल टीम है उनके साथ बैठे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हर्डल एज सच है प्रशासन के सामने इसको लेकर के। जिस ज़िले में आप इस वक्त कलेक्टर हैं, बालाघाट ज़िला, ये कुदरत ने इसको कई नेमतें दी हैं। टूरिज़्म यहाँ पर बहुत शानदार है, कान्हा नेशनल पार्क का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर है। इसके अलावा ज़िले में अगर हम बैम्बू की बात करें तो वो बहुत रिच क्वालिटी का है। यहाँ के रिसोर्सेज बहुत रिच हैं, मिनरल्स यहाँ पर बहुत हैं। इन सब को मिलाकर हम क्या उम्मीद करें कि इसका फ़ायदा इस ज़िले की तरक्की के लिए किस हद तक मिल सकता है, कितना मिलना चाहिए? जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है, बालाघाट में काफ़ी पोटेंशियल है, और जो कम्युनिटीज़ हैं वो कम्युनिटीज़ टूरिज़्म में इन्वॉल्व भी हैं, चाहे वो गाइड के रूप में हो, जिप्सी ओनर्स के रूप में हो। तो निश्चित तौर पे और आगे पोटेंशियल भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको इको टूरिज़्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा सकता है, और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो रिसोर्सेज हैं वो जनता के लिए हैं, और जैसे मैंने बताया कि बालाघाट कल्चरली रिच है, तो यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इन्हीं रिसोर्सेज के कारण ही उभर करके आए हैं, और बालाघाट में लगातार निवेश का अच्छा जो है स्कोप है, और लोग लगातार आ भी रहे हैं इन्हीं रिसोर्सेज को देख करके। इन्वेस्टर्स की जहाँ तक बात है कलेक्टर साहब, लगातार कोशिश हो रही है कि बालाघाट में निवेश आए, चाहे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से आए, महाराष्ट्र से आए या मध्य प्रदेश के बड़े उद्यमी यहाँ पर आए। इस दिशा में कितनी कोशिशें कामयाब होती दिख रही हैं? देखिए, यहाँ पर जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैग्नीज़ कॉपर का काफ़ी स्कोप है, बायो इथेनॉल का काफ़ी स्कोप है, चूँकि यहाँ राइस है, यहाँ गन्ना है, और अभी जो है एमएसएमई में बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 4-5 प्रोजेक्ट्स बालाघाट में ऑलरेडी आ चुके हैं। एक हमने पिछले दौर में इन्वेस्टर समिट किया, जिसमें से जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं, हम लगातार उनको अप्रोच कर रहे हैं। तो हम एक बहुत ही पॉजिटिव साइन देख रहे हैं कि नियर फ्यूचर में हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट बालाघाट में देखने को मिलेगा। एक कंक्लूडिंग रिमार्क लूँगा सर आपका। यूथ जिनसे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है, जो हमारे प्रदेश का, हमारे देश का भविष्य है, यूथ के लिए आप क्या आप उन्हें ऐसा मंत्र देंगे, क्या आप उन्हें कहेंगे जिससे वो अपने लक्ष्य की साधना के लिए बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएँ, वो जो कर रहे हैं उस क्षेत्र में वो और बेहतर कर सकें? किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, हमेशा मेरा मानना है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। रिसोर्सेज के क्रंच तो हमेशा रहते हैं और ये रहेंगे ही है। हमको जो सीमित संसाधन हमारे पास हैं,
हमको जो रिसोर्सेज मिले हैं हमको उन्हीं में परफॉर्म करना है। हमको अपना गोल तय करना है, हमको अपने छोटे छोटे एम बनाने हैं डे टू डे लाइफ में। उन एम्स को अचीव करते हुए हमको अपनी गोल की तरफ बढ़ना है। वो तभी संभव है जबकि आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन हो, आपके अंदर एक इंटरनल पॉजिटिविटी हो अपने गोल को लेकर के, और आपका डायरेक्शन, विजन और आपके रिसोर्सेज सही रहे। तो मेरा सभी युवाओं से यही अपील रहेगा, निश्चित तौर पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, हमको मेहनत करने की ज़रूरत है, हमको एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये हैं बालाघाट कलेक्टर IAS डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा बहुत क्लियर हैं अपने थॉट्स को लेकर। वो पहले भी जो करते रहे हैं, अभी भी जो कर रहे हैं और भविष्य में भी जो करना चाहते हैं, उसको लेकर एक रोड मैप क्लियर उनके दिमाग में तैयार है और उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। वो यूथ से भी अपील कर रहे हैं कि वो बेहतर तरीके से काम करें जहां पर भी वो कर रहे हैं। ठीक इसी सोच के साथ वो प्रशासनिक अमले से भी अपील करते हैं एज अ लीडर कि वो बेहतर तरीके से काम करें। खुले संवाद में वो विश्वास रखते हैं और एक बेहतर माहौल में काम करने में वो भरोसा रखते हैं। डॉक्टर मिश्रा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।